सुधीर, एक और चीज़ बताऊंगी मैं। इंटरव्यू करने से पहले आई स्पोक विद 1 or 2 जर्नलिस्ट जो जब आप संपादक थे वो आपके साथ काम कर चुके हैं, और उन्होंने कहा कि 2014 से पहले एक कार्टेल सा था, एडिटर्स का एक कार्टेल था, जो 4-5 एडिटर्स थे जो चैनल्स पे बैठते थे और वो डिसाइड करते थे ये स्टोरी होगी आज की स्टोरी, और सभी चैनल वही चलाते थे, एंकर्स भी वही तय करते थे। और अगर किसी और ने अप्लाई भी किया कि मैं इस चैनल से उस चैनल में आई वांट टू गो, मैं 7 बजे की बुलेटिन से मैं 8 बजे की बुलेटिन में जाना चाहती हूँ, तो ये एडिटर उधर फ़ोन करके बता देता था आप इसको नहीं लेंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। जो लोग आज ये बात करते हैं, मीडिया के ऊपर आज सवाल उठाते हैं पिछले 10 साल में, उन्होंने लगता है वो वाला समय देखा ही नहीं है, 2014 से पहले का समय। और मैं उस समय भी अलग अलग चैनल्स में एडिटर के तौर पे रहा, मैंने कई चैनल्स को चलाया। तो उस समय बिल्कुल एक ग्रुप हुआ करता था 4-5 एडिटर्स का, और उनको बता दिया जाता था कि आज ये करना है, दिस शुड बी योर एजेंडा, और सारे चैनल्स पर वही काम होता था, वही खबरें चलेंगी। पूरी एक व्यवस्था थी कि आपने सारे न्यूज़ चैनल्स को अपनी मुट्ठी में करके रखा हुआ है और आप जो चाहेंगे वही होगा। उस चैनल में अपॉइंटमेंट किसका होगा, एंकर का, वो भी ऊपर से तय होगा। किस रिपोर्टर को किस बीट पर भेजना है, जैसे मान लीजिए किसी एक रिपोर्टर ने कोई खबर रिपोर्ट कर दी जो कि सरकार को अच्छी नहीं लगी, तो उस चैनल की बीट बदल दी जाएगी, या फिर उस चैनल को आगे उस रिपोर्टर को नौकरी नहीं मिलेगी। तो बीट्स भी ऐसे ही डिसाइड होती थी। वो बता देते थे कि ये रिपोर्टर मेरा फेवरेट रिपोर्टर है, आप इसको ये बीट दीजिए, इसको ये बीट दीजिए। आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन डिसाइड करता था, ये सरकार की तरफ से डिसाइड होता था। सरकार में जो भी जिसकी भी ड्यूटी होती थी मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करने की, वो लोग ये डिसाइड करते थे। और उस समय के जो एडिटर्स थे वो बहुत खुशी खुशी ये काम करते थे। उनको अच्छा लगता था कि देखिए दे यूज्ड टू फील दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल, कि सरकार से किसी ने उनको फ़ोन करके इस काबिल समझा कि आप ऐसा नहीं ऐसा कर दीजिए। और ये सब होता था क्योंकि उस समय तक जो जर्नलिस्ट थे, जो ये एडिटर्स थे, इन्होंने दूसरी विचारधारा को देखा ही नहीं था। इन्होंने दूसरे पक्ष को देखा। इनको यही नहीं पता था कि इसके आगे भी एक और दुनिया है जो इंतज़ार कर रही है आने का। इनको ये नहीं पता था कि एक दूसरा सूर्योदय होने वाला है। इनको जो दिखाया जाता था ये वही करते थे। और देखिए वो 2014 में सब कुछ बदला, और कैसे ये सारे के सारे उस समय के जो संपादक हैं कैसे इररिलेवेंट हो गए, क्योंकि इनके साथ दर्शक तो कभी भी नहीं थे। क्योंकि यही बहुत बड़ा जो अंतर है वो ये है, इनके पास ताकत थी, पावर थी, कुर्सी थी, सरकार का आशीर्वाद था, लेकिन इनके साथ लोग नहीं थे, इनके साथ दर्शक नहीं थे। दर्शक इन्हें कभी पसंद नहीं करते थे। इसलिए जब ये वहाँ से हटे तो ये स्ट्रगल भी नहीं कर पाए, ये लड़ भी नहीं पाए, क्योंकि इनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं। इन्होंने कभी अपने व्यूअर्स के बारे में सोचा नहीं, और ये उसी में मज़ा लेते रहे कि हम सरकार के करीब हैं तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। और आपने ये सारे किस्से सुने होंगे कि पत्रकार उस समय डिसाइड करते थे कि कैबिनेट में कौन आएगा, कौन मंत्री बनेगा, किसको हटा दिया जाए, किसको रख लिया जाए। सब लोगों के अपने करीबी नेता हुआ करते थे। जर्नलिस्ट, संपादक सिफारिश करते थे नेताओं की कि इसको टिकट दे दीजिए, इसको मंत्री बना दीजिए, इसको हटा दीजिए, और उस समय की सरकार इनकी बात मान लेती थी। आज आप सोच सकते हैं, ये मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते आज आप इस बात की कि आज ऐसा होता होगा। और कुछ संपादक ओपनली कह रहे थे कि हमने सिर्फ कांग्रेस की नहीं कह रही, मैं वाजपेयी जी की भी कह रही हूँ कि हमने वाजपेयी जी को कहा कि हाँ आप बस में चढ़िए और यू शुड इम्प्रूव टाइज विद पाकिस्तान। भाई यू आर अ जर्नलिस्ट और व्हाट? मतलब मैं कैसे अपने आप को एक पत्रकार मानूं अगर मैं प्रधानमंत्री को एडवाइस दे रही हूँ कि आप चाइना के साथ आप रिश्ता इम्प्रूव कीजिए, या फिर ट्रंप के साथ। हु आर यू? ये तो दे हैव बीन इलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप कौन है? आप कोई भी नहीं है। आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है ऑफ अ
प्राइवेट एंटरप्राइज, आपका क्या तुक बनता है? ना आप फिक्की या सीआईआई या किसी उस लेवल के हो कि हाँ आप इंडस्ट्रीज वॉइस यू आर एंड यू आर टेलिंग, लेकिन आप कौन हैं बताने के लिए दैट वी शुड, प्राइम मिनिस्टर शुड गो टू पाकिस्तान, नॉट गो टू पाकिस्तान? ये मुझे आई कुड नेवर अंडरस्टैंड। और ये आइकॉन्स ऑफ जर्नलिज्म है। तो ये लोग पत्रकार कम थे और सलाहकार ज़्यादा बन गए थे। हाँ। और इनको जो ताकत का एहसास होता था वो ऐसे होता था कि उनको लगता था देश मैं चला रहा हूँ, मैं सरकार को बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। एंड दे यूज टू फील दैट किक दैट दे आर वेरी पावरफुल, दे आर रनिंग द कंट्री। और उनके काम रुकते नहीं थे, उनकी सरकार उनकी नौकरी को प्रोटेक्ट करती थी। उनका जो पूरा उनका जो एक ग्रुप होता था उसको प्रोटेक्ट किया जाता था। तो आजकल ऐसे नहीं होता कि आज की सरकार चैनल्स को फ़ोन करके कि फलां एंकर को हटाओ, इसको डालो, इसको रखो, ऐसे नहीं होता? मतलब मेरे टाइम में मुझे कभी याद नहीं है कि मुझे कभी किसी ने ये कहा हो कि आप इस एंकर को रख लीजिए, इसको हटा दीजिए, आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। क्योंकि आप जी से आज तक में चले गए तो प्रेशर्स तो होते ही होंगे उधर उस चैनल में। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर वेरी ऑनेस्टली 2014 से पहले तो मैंने बहुत प्रेशर देखे हैं, झेले हैं, फ़ोन भी आए हैं, बहुत कुछ हुआ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 2002 में जब गुजरात दंगे हुए तो मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और उस समय मैं काफ़ी दिन वहाँ पर था। और उस समय मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो जो मशहूर इंटरव्यू है उनका, जिसमें था एक्शन और रिएक्शन वाला, जिसको बार बार कोट किया जाता है, क्रिया और प्रतिक्रिया, वो इंटरव्यू मैंने किया था। इंटरव्यू मैंने किया, वो चला चैनल पे और उसके बाद अगले दिन अखबारों ने उसको फर्स्ट हेडलाइन बना दिया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि क्रिया और प्रतिक्रिया, लेकिन ना क्रिया होनी चाहिए ना प्रतिक्रिया होनी चाहिए। वो नहीं चला, लेकिन वो नहीं चला। तो कैसे सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है? उसके बाद जब इस पर एसआईटी बैठी, जब एसआईटी बनी, ये भी यूपीए के टाइम पे, तो एसआईटी ने मुझे भी बुला लिया और कहा कि आपने ये इंटरव्यू किया था, हमें इस इंटरव्यू की कॉपी चाहिए। मेरे पास नहीं थी, तब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेप पर वो इंटरव्यू था और टेप जो है वो रिसाइकल हो जाया करते थे। तुमने कहा वो है नहीं अभी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये बात लिख कर दीजिए कि मोदी जी ने ऐसा बोला था। तो मैंने कहा कि उन्होंने ये बोला ही नहीं था। तो उन्होंने मुझे अखबार की मेरे सामने एक कटिंग रखी और कहा कि देखिए अखबार में लिखा है। तो मैंने उनको कहा कि अखबार ने मिस कोट किया था और जो बात उन्होंने कही उसको खा गए, जो नहीं कही उसको उन्होंने लिख दिया। तो बार बार, मतलब कम से कम उन्होंने मुझे 3 बार बुलाया एसआईटी ने, और बार बार मुझसे ये कहा जाता था। और उस समय जो ऊपर के जो लोग थे वो भी ये कहते थे कि तुम क्यों इतना जिद कर रहे हो, इतना ही तो बताना है आपको, बस इतना कहना है कि अखबार में जो छपा है ये सही है और हाँ उन्होंने ऐसा ही कहा था। बस उस दिन मुझे पहली बार ये समझ में आया कि ये सरकार की मंशा क्या है, ये सरकार क्या चाहती है। मोदी जी ने कोई दबाव डाला आप पे? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कभी उन्होंने आपको फोन करके कहा कि ये कहिए? नॉट इवन वंस। और मैं आपको आज भी बताता हूं, उसके बाद भी कभी नहीं, नेवर। पुरानी सरकार में और इस सरकार में अंतर यह है कि ये सरकार अगर आपको कभी कुछ कहेगी भी, सो उसमें वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी कि देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, दिस इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, आप इसको देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन है सही तो आप इसको यूज करिए, क्योंकि आप अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।